ठीक वैसी ही हैवानियत, वैसी ही मानसिकता और हत्या करने का वैसा ही तरीका दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर के साथ जो आफताब ने किया, वही बेंगलुरु में महालक्ष्मी के साथ भी किया गया। लेकिन किसने, आखिर कौन इस हद तक उससे नफरत करने लगा कि 29 साल की महालक्ष्मी के 30 टुकड़े कर दिए? कोई अपना था या कोई दुश्मन? इस केस के बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये कहानी आपको विचलित कर सकती है। श्रद्धा वॉलकर के लिव इन पार्टनर आफताब ने ही उसके 35 टुकड़े कर दिए थे। तो क्या महालक्ष्मी के साथ भी ऐसा करने वाला उसका पार्टनर था या कोई और? नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। महालक्ष्मी 29 साल की थी। मूल रूप से वो नेपाल की रहने वाली थी। वहीं पर उसका जन्म भी हुआ था। साल 2019 में महालक्ष्मी की शादी होती है नेपाल के ही हेमंत दास के साथ। हर लड़की का शादी को लेकर सपना होता है कि उसे अच्छा पार्टनर मिले, और जाहिर तौर पर महालक्ष्मी के भी कुछ सपने थे। शादी को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर वो काफी खुश थी। उसकी अरेंज मैरिज जरूर थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। शादी के बाद दोनों बेहतर जीवन की तलाश में बेंगलुरु आ गए। दोनों को यहाँ नौकरी भी मिल गई। हेमंत तो मोबाइल की दुकान पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी एक टीम लीडर के तौर पर काम करने लगी, वो भी एक अच्छे खासे मॉल में। कुछ वक्त के बाद दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हुई। हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आने लगे। कुछ लड़ाई भी हुई, लेकिन साल 2023 में ये लड़ाई ज्यादा बढ़ गई। बात यहां तक आ गई कि हेमंत को पत्नी पर अफेयर का शक हुआ। इस शक और लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि दोनों के बीच का रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ गया। कुछ महीनों बाद ही महालक्ष्मी हेमंत से परेशान होकर अलग रहने लगी। बेंगलुरु में कुछ दिन तक वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रही। महालक्ष्मी की माँ और बहन भी बेंगलुरु में ही रह रही थी, इसीलिए उन्हीं के यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद वो अलग एक घर में शिफ्ट हो गई। कुछ वक्त तक बेटी उसके साथ रही, लेकिन बाद में बेटी हेमंत के पास रहने लगी। हर कुछ 10 से 15 दिनों बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाती, कुछ वक्त वहां पर बिताती। 2 सितंबर तक तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। वो बेटी से मिलने जाती, वापस आती, लेकिन किसी को उसके बाद जो हुआ उसकी भनक तक नहीं लगी। इस बारे में जब खुलासा हुआ तो सबके होश फाख्ता हो गए। दरअसल 2 सितंबर को ही उसकी आखिरी कॉल हुई थी। इसके बाद उसका कोई पता नहीं लग पा रहा था, फोन स्विच ऑफ था, किसी से कोई बात नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। परेशान परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं लग रहा था, और कुछ पता लग पाता इससे पहले ही महालक्ष्मी के कुछ पड़ोसियों ने उसके मकान मालिक से शिकायत की। उन्होंने कहा कि उसके कमरे के बाहर जोरदार बदबू आ रही है। लोगों को शक हुआ। तुरंत मकान मालिक ने उसकी मां को फोन लगाया। पता लगा कि महालक्ष्मी का तो कुछ अता पता ही नहीं। उसकी तो पिछले कई दिनों से किसी से कोई बात नहीं हुई, वो अपनी नौकरी पर नहीं जा रही। अब सबका शक बढ़ता गया। माँ महालक्ष्मी के यहाँ पहुंचती हैं, उन्हें डर लगता है, लेकिन जैसे तैसे गेट खोला जाता है। अंदर की बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। वो कमरे की लाइट ऑन करते हैं। फर्श पर देखा तो खून के थक्के जमे हुए थे, जगह जगह मांस के टुकड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं होती कि इससे आगे अब वो कुछ कहें या करें। उनकी समझ सिर्फ उन्हें पुलिस को फोन करने के लिए मजबूर करती है, तो वही करते हैं। पुलिस आई, पुलिस भी अंदर बदबू झेल नहीं पाती। 165 लीटर का फ्रिज खोला जाता है जो उसी कमरे में रखा हुआ था। इसी कमरे में महालक्ष्मी थी, लेकिन इस फ्रिज के अंदर वो 30 से भी ज्यादा टुकड़ों में थी। ये नजारा किसी भी इंसान को बेहोश करने के लिए काफी था। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत बिखरे पड़े थे। बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची। उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ तक को बुलाना पड़ गया। मदद के लिए सोको की टीम ने अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ को भी बुलवाया, और मुर्दा घर के स्टाफ ने आकर यहाँ पर सब कुछ समेटा। फ्रिज से लेकर फर्श तक जो पड़ा था वो टुकड़े उठाए और मुर्दा घर ले गए। बामुश्किल पुलिस ने आगे कमरे की तलाशी ली।
इस दौरान महालक्ष्मी के बेड पर उसका मोबाइल फोन रखा मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो उस पर काफी कुछ पता लगा। ये पता लगा कि 2 सितंबर को आखिर बार कॉल की गई थी। तो पुलिस को अब ये समझ में आया कि ये जो कत्ल है ये 2 से 3 सितंबर की रात के बीच ही हुआ है, क्योंकि इसके बाद तो उसका फोन बंद हो गया था। बेंगलुरु पुलिस ने आगे इस मामले में छानबीन शुरू की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस कत्ल के पीछे है कौन। इस मामले को लेकर जब महालक्ष्मी के पति से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा था। उसने कहा कि उत्तराखंड का उसका प्रेमी है, वो इस हत्या में शामिल हो सकता है, इसीलिए उससे बात करनी चाहिए। हेमंत दास ने कहा कि उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कई महीने पहले बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में उसने शिकायत भी दर्ज की थी। वहीं इंडिया टुडे ने हेमंत दास के हवाले से ये कहा कि मैंने एक बार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, लेकिन बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने सोमवार को यह कहा कि पुलिस ने उस मामले में मुख्य संदिग्ध की पहचान कर ली है, जिसमें 29 साल की महिला का शव कटा हुआ रेफ्रिजरेटर में भरा हुआ पाया गया था। अब ये सवाल आपके मन में होगा कि वो हेमंत तो नहीं या फिर कोई और। दरअसल अभी ये साफ नहीं हुआ है। ये जरूर कहा गया है कि इस मामले में संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। इससे पहले दिन ही कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि पुलिस ने महिला की मौत के संबंध में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। उन्होंने ये कहा कि बेंगलुरु पुलिस को संदेह है कि हत्या के पीछे कथित तौर पर पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति है, लेकिन उसकी भूमिका की पुष्टि के लिए अभी और सबूतों को इकट्ठा करने की जरूरत है। रिपोर्ट्स में पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी के हवाले से यह भी बताया गया कि महालक्ष्मी ने फरवरी में हेमंत दास के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने उसके साथ मारपीट की है। इस बीच हेमंत दास ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस वालों और परिवार ने मिलकर दोनों के बीच लड़ाई खत्म कराने की कोशिश की थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि पुलिस और परिवार वालों ने दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां थी उन्हें दूर करने की कोशिश की थी, शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर 2 सितंबर के बाद महालक्ष्मी सिर्फ मिली तो रेफ्रिजरेटर में, टुकड़ों में। इस मामले को लेकर अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।